क्लासेस। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिए थे अपने एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल्स एंड आई होप आपने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली होगी। एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशंस टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक। तो जो हमने एक्सरसाइज 4.1 में एग्जाम्पल्स किए थे उसका बेसिक पढ़ा था, उससे यहाँ सब कुछ डिफरेंट है। मीन्स एक्सरसाइज 4.1 जो है वो आपकी टोटली डिफरेंट है और यहाँ पे पढ़ेंगे हम कंप्लीट सॉल्यूशन के ही बारे में। लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने का जो मेथड है, सारे स्टेप्स जो हैं वो डिफरेंट होने वाले हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहले आपको एक थ्योरम दी हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बेसिक है एक्सरसाइज 4.2 का कि आपको इस एक्सरसाइज में करना क्या है। तो थ्योरम पढ़ते हैं। इफ y इज इक्वल्स टू y इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको यहाँ पे दो टाइप्स की इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस। ये दोनों हमने एक्सरसाइज 4.1 के बेसिक में पढ़ी थी जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की। तो उस टाइम पे हमने दोनों इक्वेशन पढ़ी थी। दोनों में डिफरेंस क्या है, बस लेफ्ट हैंड साइड आपकी दोनों में सेम है। इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड में आपके पास ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड में आपके पास ये कैपिटल एक्स है जो कि स्मॉल एक्स का फंक्शन होता है। ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों इक्वेशंस में। इस इक्वेशन का जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो है y इज इक्वल्स टू कैपिटल वाई, मीन्स कैपिटल वाई इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। और इस इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो है स्मॉल यू। कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं, जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है कैपिटल वाई, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया स्मॉल यू। अब कंप्लीट सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है, देखिए। जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो इस टाइप का सॉल्यूशन होता है जो हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे तो सेटिस्फाई करता ही है, और साथ ही साथ उसमें क्या होते हैं, जितने आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, जैसे y यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उतने ही आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन की बात हो रही है। वहीं अगर हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है पर्टिकुलर, उसको एक वैल्यू के लिए पर्टिकुलेट कर दिया गया है कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा इसका। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जब आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आ जाए, जैसे यहाँ पे 0 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसके प्लेस पे आपने ये x का फंक्शन रख दिया, तो इस टाइम पे जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपके पास दो तरीके के सॉल्यूशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, एक कंप्लीट सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो फिर ये दो टाइप के सॉल्यूशन आने के बाद अगर हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, स्मॉल y आपका ये कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, स्मॉल y है ना जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को ऐड कर देंगे, तो इससे हमारा क्या आएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी सा है। क्या है इसमें, दो इक्वेशंस है हमारे पास, एक में आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनका निकलता है कंप्लीट सॉल्यूशन। और किस टाइप से, कि उसमें जो जितने भी नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। क्लियर। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है, ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की। पर्टिकुलर वैल्यू किसकी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की। और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कंप्लीट सॉल्यूशन कैपिटल वाई एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन स्मॉल यू को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाता है स्मॉल y विच इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 2। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जो अभी हमने प्रीवियस थ्योरम पढ़ा उसी से ही रिलेटेड है, बस नेम यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो गए हैं। तो आपको यहाँ पे दो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कंसीडर कर लेनी है, n ऑर्डर की है, n टाइम्स आपका यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन अगेन वही, क्या डिफरेंस है इसमें, बस राइट हैंड साइड में यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपको x का पर्टिकुलर एक फंक्शन गिवन है। तो जो इक्वेशन नंबर 5 है आपकी, उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। तो अगर इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन आता है तो उस सॉल्यूशन को आप कहेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। देखिए, एनी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 कंटेनिंग नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 6 में आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व है, तो इसके किसी भी सॉल्यूशन को आप क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व है उसके सॉल्यूशन को आप कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है उसके सॉल्यूशन को आप कहेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। एंड टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन यू हैव टू ऐड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल।
सिंपल साइज पूरी एक्सरसाइज में हमें यही करना है कि कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको दो चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड सेकेंड इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, और फिर उन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, ये कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन का। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको निकालने कैसे, उनके लिए अभी हम काफ़ी सारे रूल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास मीनिंग ऑफ द सिंबल 1/f ऑफ d, और वी कैन से इनवर्स ऑपरेटर 1/f ऑफ d। ये जो आपका 1/f ऑफ d है, f ऑफ d मीन्स फंक्शन ऑफ d, इसको हम इनवर्स ऑपरेटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर इस टाइप की इक्वेशन पर आपका एक्ट होता है, जैसे आपके पास इक्वेशन है f ऑफ d एंड x, यहाँ पे x आपका स्मॉल x का फंक्शन है, उस पर अगर आप 1/f ऑफ d ऑपरेट कर देते हो तो वापस से आपका क्या आ जाता है, वही फंक्शन आ जाता है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। 1/f ऑफ d x इज अ फंक्शन ऑफ x, x का फंक्शन है, फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वो तो हमें दिख ही रहा है, यहाँ पे x का फंक्शन है तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होंगे। जब हम इसको f ऑफ d पे ऑपरेट करते हैं, ये पूरा एक फंक्शन है, इसको जब हम f ऑफ d पे ऑपरेट करते हैं तो वापस से हमें x मिल जाता है। जैसे ये आपका f ऑफ d है, इसको हमने ऑपरेट किया f ऑफ d पे, ठीक है, तो क्या होगा एक्चुअल में f ऑफ d इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और वापस से आपको जो है x मिल जाएगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि f ऑफ d और 1/f ऑफ d इनवर्स ऑपरेटर्स हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। जैसे 4 का इनवर्स है 1/4, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि f ऑफ d और 1/f ऑफ d ये इनवर्स ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और जो आपके पास वैल्यू ऑपरेट हो रही है वही सेम वैल्यू आपके पास रिजल्ट में आ जाती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1/f ऑफ d इज द इनवर्स ऑपरेटर। Now next is you have to prove that 1/f of dx is the particular integral of this given differential equation। तो आपको पता है ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने 4.1 में भी यूज़ करी हैं, एग्जाम्पल्स करे हैं, उसी की ही फॉर्म है। हम क्या करते हैं, जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है उसमें से y कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड तो आपकी एज इट इज रहती है, y आपने कॉमन ले लिया तो सिर्फ आपका d का फंक्शन बच जाता है, जिसको हम 0 से इक्वेट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो वही यहाँ पे ये f ऑफ d है, y जो आप कॉमन लेते हो वो है, और ये आपकी राइट हैंड साइड है जो कि x का फंक्शन है। यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो आपको प्रूव करना है कि इस टाइप की जो इक्वेशन होगी उसका ये होगा पर्टिकुलर इंटेग्रल 1/f ऑफ d इंटू एक्स। एक्स यहाँ पे वही स्मॉल x का फंक्शन है। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी वो ये रही, तो हमें इसका सॉल्यूशन जो है, मतलब एक पर्टिकुलर इंटेग्रल हमें ये दिखाना है, तो दैट मीन्स हमें इसका सॉल्यूशन लेट करना पड़ेगा। तो हम y इज इक्वल्स टू यू जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं। अब u इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो y के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, u, ठीक है। उसके बाद अब देखो हमें चाहिए क्या, जैसे कि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि थ्योरम प्रूव करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रूव करना क्या है। तो आपको लेके आना है 1/f ऑफ dx। तो x तो आपके पास है, आपके पास 1/f ऑफ d नहीं है, तो आपने क्या किया, बोथ साइड्स 1/f ऑफ d को कर दिया ऑपरेट, ठीक है। तो अप्लाइंग ऑपरेटर 1/f ऑफ d ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/f ऑफ d, और ये f ऑफ d पहले से है, एंड u, उसके बाद 1/f ऑफ dx। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि 1/f ऑफ d का मीनिंग क्या होता है, ये कि इन्वर्स ऑपरेटर है, ये f ऑफ d के इफेक्ट को कर देता है कैंसिल। तो यहाँ पे आपके पास f ऑफ d से f ऑफ d कैंसिल, ओनली u बचेगा, ठीक है। राइट हैंड साइड आपकी एज इट इज रहेगी। तो u को हम लेके क्या चले थे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, और u इसके इक्वल आ गया, दैट मीन्स ये भी क्या है, सॉल्यूशन हो गया उस इक्वेशन का। तो और कैसा सॉल्यूशन है ये, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर इंटेग्रल है आपका, क्योंकि ऐसी इक्वेशंस जहां पे आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर इंटेग्रल। ये मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटेग्रल हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इक्वेशन में आपका कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए जो आपका ये सॉल्यूशन आया इसे आप क्या कहेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो 1/f ऑफ d इंटू एक्स इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इजी सा है, प्रूव करना भी बहुत ईजी है, बस एक सॉल्यूशन लेके चलो, उसको पुट कर दो। अब देखो आपको प्रूव क्या करना है, 1/f ऑफ dx, तो यहाँ पे ओनली x है तो आपको 1/f ऑफ d चाहिए, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, इधर से इफेक्ट कैंसिल, आ गया आपका सॉल्यूशन। बहुत ईजी है, 1 मिनट में आपका प्रूफ हो जाएगा। Okay, let's move on to the next theorem. Now next theorem is prove that 1/dx is equals to integration x dx, no arbitrary constant being added.
तो इस थ्योरम में आपको सिंपली देखो शो क्या करना है कि 1/d जो है वो इंटीग्रेशन का काम करता है, सिंपली आपको ये शो करना है और कुछ भी नहीं है इस थ्योरम में, ठीक है। बाकी सेम उसी कैपिटल X पे ऑपरेट हो रहा है दोनों साइड। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 1/dx लेफ्ट हैंड साइड को आप z के इक्वल मान लो, क्योंकि राइट हैंड साइड के इक्वल तो हमें प्रूव करना है। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन के दोनों साइड आप कैपिटल D ऑपरेट कर दो। D हमारा किसके लिए होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर के लिए होता है। D हमारा किसके इक्वल होता है, d/dx के इक्वल। यही होता है ना, किसी भी फंक्शन पे अगर हम इसे ऑपरेट कर दे तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, D ऑपरेट कर देना बोथ साइड्स, दोनों साइड्स आपने कर दिया D ऑपरेट, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब देखिए D और 1/d, जो 1/d है वो इनवर्स है D का, ठीक है। तो इससे ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ओनली कैपिटल X बचेगा इज इक्वल्स टू dz। अब देखिए यहाँ पे ये जो D है ये d/x, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ये जो D है ये किसके लिए यूज हो रहा है, d/dx के लिए। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं dz इज इक्वल्स टू x। अब D के प्लेस पे आपने क्या कर दिया, d/dx, z आपका एज इट इज, x आपका एज इट इज। और ये आपने करा क्यों है, क्योंकि अब हमें इस इक्वेशन को करना है इंटीग्रेट। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इसलिए। तो अब यहाँ पे दोनों साइड्स आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे देखिए x का ही, ये भी x के रिस्पेक्ट में है, ये भी x का फंक्शन है, तो x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे। अब मान लीजिए आपने इसे इंटीग्रेट किया बोथ साइड्स, ठीक है, यहाँ पे भी dx और यहाँ पे भी dx। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन हो जाता है कैंसिल। तो ये d/dx आपका इतना ये डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन से कैंसिल हो गया, तो आपके पास ओनली z बचेगा। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या रहेगा, इंटीग्रेशन x dx। और यहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड नहीं करना है हमें, ये हमें थ्योरम में दे दिया गया था। अदरवाइज इंटीग्रेशन के साथ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जरूर आता है, c, c1, c2 कुछ भी आप ले लो, बट यहाँ पे हमें ऐड ही नहीं करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमें गिवन है, नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज बीइंग एडेड। अब z को हमने किसके इक्वल लिया था, 1/d इंटू एक्स के इक्वल, तो z के प्लेस पे हमने पुट कर दिया 1/d इंटू एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके एज इट इज, नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट बीइंग एडेड। और आपको प्रूव भी तो यही करना था कि 1/dx आपका किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन x dx के इक्वल है। तो सिंपली एक नोट भी गिवन है आपको कि जो 1/d है दिस स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो करना क्या है आपको इस थ्योरम में, सिंपल, जो आपको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड उसकी लेके चलो, राइट हैंड साइड के इक्वल आपको प्रूव करना है, z के इक्वल लिया, दोनों साइड फर्स्ट स्टेप में आपको डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड, सेकंड स्टेप में आपको इंटीग्रेट करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। बस ये दो सिंपल से स्टेप्स हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ना आपको इन थ्योरम्स में रिजल्ट बहुत अच्छे से याद रखने हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थ्योरम। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज यू हैव टू शो दैट 1/d minus alpha x is equals to e raised to power alpha x integration e raised to power minus alpha x x dx and no arbitrary constant is being added। तो जो हमने प्रीवियस थ्योरम किया बिल्कुल सेम एज इट इज है, जस्ट प्रूफ में आपका थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था प्रीवियस थ्योरम में, लेफ्ट हैंड साइड को हमने किसी भी राइट हैंड साइड के इक्वल हमें प्रूव करना है, तो किसी के भी इक्वल आप लेट कर लो। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है 1/d माइनस अल्फा x, इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल, ठीक है। और अब हम y को जो है राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे तो हमारा जो है वो प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, फिर हमने क्या किया था प्रीवियस थ्योरम में, दोनों साइड्स हमने d ऑपरेट किया था, वो किस लिए, ताकि यहाँ पे आपका क्या था 1/d, वो d से d कैंसिल होकर आपका ओनली x बचे, पर यहाँ पे है d माइनस अल्फा। तो हम दोनों साइड्स क्या ऑपरेट करेंगे, d माइनस अल्फा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑपरेटिंग d माइनस अल्फा ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स आप ऑपरेट करेंगे d माइनस अल्फा। तो d माइनस यहाँ पे है 1/d माइनस अल्फा, d माइनस अल्फा आपने ऑपरेट किया, लेफ्ट हैंड साइड है 1/d माइनस अल्फा इंटू एक्स इक्वल्स टू y इंटू डी माइनस अल्फा। तो ये d माइनस अल्फा से d माइनस अल्फा कैंसिल, आपका ओनली क्या बचेगा, x इज इक्वल्स टू d माइनस अल्फा इंटू वाई, ये बच गया आपका। अब आपको क्या करना है इसमें, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। d को y से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका dy, और अल्फा को y से करेंगे तो माइनस अल्फा y। अब आपको इस इक्वेशन को, जैसे d को हमने प्रीवियस थ्योरम में क्या किया था कि जो d है उसको d/x से रिप्लेस कर दिया, सेम वही चीज आपको यहाँ पे करनी है। तो देखिए ये जो है इसको आप ले लो लेफ्ट हैंड साइड में, और ये जो दोनों टर्म्स है ये चले जाएंगे आपके राइट हैंड साइड में। तो देखिए dy है तो दैट मीन्स dy/dx, d के प्लेस पे आपने d/dx रख दिया, फिर उसके साथ क्या है आपका माइनस अल्फा y, वो एज इट इज रहेगा, एंड राइट हैंड साइड में है आपका x।
तो अब अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो इसे हमें मतलब डायरेक्टली तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसे हमें कुछ एक स्पेशल मेथड से सॉल्व करना होगा। तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है और जिसका सॉल्यूशन होता है, हम कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, सारी एक्सरसाइजेज में पढ़ा हुआ है, ठीक है, काफ़ी सारे रूल्स पढ़े हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। तो इससे हम कंपेयर करेंगे अपनी गिवन जो हमारी इक्वेशन आई है डिफरेंशियल इक्वेशन उसको। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो देखो पी के प्लेस पे आपका माइनस अल्फा, क्यू के प्लेस पे आपका कैपिटल एक्स, तो पी के इक्वल क्या आ गया आपका माइनस अल्फा और क्यू इज इक्वल्स टू एक्स, ये दो वैल्यूज आपकी आ गई। अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या निकालते थे हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी dx, ये होता है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला। तो एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर p की वैल्यू क्या है माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा dx, तो e रेज टू पावर माइनस अल्फा क्या है कांस्टेंट है, तो माइनस अल्फा बाहर आया। अब dx को इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल होनी है, आपका क्या बचेगा x बचेगा, तो e रेज टू पावर माइनस अल्फा x क्या आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद हमें निकालना होता है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला होता है, वो हम करते हैं। अब हमारे पास क्या आ चुका था, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका था, हमें निकालना है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, ठीक है, और क्या आ जाएगा आपका dx। और यहाँ पे आपको थ्योरम में ही गिवन है कि आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इन्वॉल्व नहीं करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जस्ट इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे है आपका, इस पे पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू क्या थी आपकी, हमने पहले कंपेयर किया था प्रीवियस स्लाइड में, तो उसमें क्यू की वैल्यू थी आपकी कैपिटल एक्स डी एक्स, सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब हमें करना है इसको सॉल्व, कैसे करेंगे, ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाओ तो ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स होगा, और उसको न्यूमरेटर में लेके आओगे तो पावर हो जाएगी आपकी ई रेज टू पावर अल्फा एक्स, पॉजिटिव पावर हो जाएगी, वाई आपका एज इट इज रहेगा। फिर क्या है, ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू एक्स डी एक्स, ये है आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड में। अब देखो y को हमने किसके इक्वल लिया था, स्टार्टिंग में ही हमने लेट किया था y को 1 अपॉन डी माइनस अल्फा इंटू एक्स के इक्वल, ये हमने किसको लेट किया था y को। राइट हैंड साइड में क्या है आपका ई रेज टू पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू एक्स डी एक्स। तो हमें क्या प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, और यहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपका ऐड नहीं होगा। तो यही आपका थ्योरम था कि आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो थ्योरम जो है आपके, इससे प्रीवियस थ्योरम जो किया और ये भी सेम ही टाइप के हैं, उसमें आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ आपको प्रूव करनी है, राइट हैंड साइड आप समथिंग किसी के भी इक्वल ले लो और उसको प्रूव करते चलो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अप्लाई करके। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो स्टेप्स भी आपको ईजिली अच्छे से याद हो ही जाएंगे। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। इनके रिजल्ट्स आपको अच्छे से याद रखने, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे इसके और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो उस टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पे हमें ये रिजल्ट्स यूज़ करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक कॉर्डरी गिवन है, देखिए कॉर्डरी में आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 अपॉन डी माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर ए एक्स इंटीग्रेशन एक्स ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स डी एक्स। तो इसी से ही सेम बिल्कुल इसी की ही जैसा अभी हमने प्रीवियस थ्योरम प्रूव किया है, तो उसका यूज़ करके आप प्रूव कर सकते हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे ए के प्लेस पे अल्फा था और यहाँ पे ए है, तो सेम उसी टाइप से प्रूव होगा आपका, बिल्कुल भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आप अगर आपने वो वाला प्रूफ कर लिया तो इसको करने की जरूरत नहीं है, मीन्स आपको आ चुका है प्रूफ। सेकंड चीज जो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे वो है ये सेकंड वाली कंडीशन, तो इसे प्रूव करते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है 1 अपॉन डी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इसको अगर मैं ओपन करके लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन डी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन डी माइनस ए का होल स्क्वायर, 1 अपॉन डी माइनस ए और 1 अपॉन डी माइनस ए इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स, इस टाइप से मैं लिख सकती हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इस वाली टर्म की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमने प्रीवियस थ्योरम पढ़ा था 4.10 उसका यूज करना पड़ेगा उसके रिजल्ट का। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, आपके पास जो थ्योरम 10 था 4.10, क्योंकि उसका बहुत यूज होने वाला है, वो था आपके पास 1 अपॉन डी माइनस अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल्स टू
ई रेज टू पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू एक्स डी एक्स। ये आपके पास था थ्योरम 4.10, इसका 2 या 3 टाइम्स यूज होगा आपकी स्कॉलरी में, ठीक है। तो अब देखो 1/d माइनस ए इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स है, तो इसमें अगर मैं 4.10 थ्योरम अप्लाई करूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसी को किसके इक्वल लिख सकती हूँ मैं, यहाँ पे बस a है और यहाँ पे अल्फा है, तो अल्फा के प्लेस पे मुझे a पुट करना है और बाकी सारा सेम है। तो और x के प्लेस पे क्या है यहाँ पे e रेज टू पावर ax। जस्ट मैं ये जो ब्रैकेट वाले टर्म है उसको इससे कंपेयर कर रही हूँ, तो अल्फा a के इक्वल है, आपका कैपिटल X e रेज टू पावर ax के इक्वल है। तो राइट हैंड साइड में हम कैसे लिख देंगे, e रेज टू पावर अल्फा x मतलब a रेज टू पावर ax इंटीग्रेशन e रेज टू पावर माइनस ax इंटू, अब ये कैपिटल एक्स आपका किसके इक्वल है, ई रेज टू पावर ए एक्स के इक्वल है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी एक्स। तो ये मैंने यूज करा यहाँ पे थ्योरम 4.10, आप ब्रैकेट में लिख देंगे बाय यूजिंग थ्योरम 4.10। और अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि हमने 4.10 थ्योरम का यूज करा है या क्या, आपको पूरा अच्छे से ये रिजल्ट लिख के आना है बाय यूजिंग दिस थ्योरम, और उसका ये रिजल्ट लिख के आना है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ई रेज टू पावर ए एक्स, यहाँ पे देखिए ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स और ई रेज टू पावर ए एक्स दोनों पावर ऐड होके हो जाएगा 0 एंड ई रेज टू पावर 0 इज 1। और जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल होंगे, आपका x बचेगा, तो रिजल्ट क्या आया, x इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स, ठीक है। तो ब्रैकेट वाले टर्म का आपके पास रिजल्ट आया है ये। अब आपको क्या करना है, ये जो रिजल्ट आया आपके पास इसे यहाँ पे पुट कर देना है, तो वही सेम चीज हम कर रहे हैं, ये एज इट इज रहेगा आपका 1/d माइनस ए होल स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स इज इक्वल्स टू 1/d माइनस ए, इतना तो एज इट इज रहेगा। इस ब्रैकेट वाले टर्म के प्लेस पे आप क्या पुट कर देंगे, x इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स, जो कि आपके यहाँ पे वैल्यू आई थी वो आपने पुट कर दी, ठीक है। अब इसमें अगेन आपको यूज करना है थ्योरम 4.10, मतलब इस थ्योरम का यूज करना है। देखिए अब इसको कंपेयर करो लेफ्ट हैंड साइड को, तो वही अल्फा के प्लेस पे आपका a है और x के प्लेस पे है x इंटू ई रेज टू पावर अल्फा एक्स। तो राइट हैंड साइड हम कैसे लिख सकते हैं, बाय यूजिंग 4.10 थ्योरम, ई रेज टू पावर अल्फा एक्स है तो हमारा ई रेज टू पावर ए एक्स आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स मतलब ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, और इस x के प्लेस पे हम लिखेंगे ये, क्योंकि ये आपके कैपिटल X की वैल्यू है, तो x इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स और dx। तो हमने कंपेयर करके लिख दिया। अब हमें जस्ट इसको सॉल्व करना है, तो देखो ई रेज टू पावर ए एक्स, यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स और ई रेज टू पावर ए एक्स दोनों ऐड, जब पावर ऐड होंगी तो ई रेज टू पावर 0 एंड ई रेज टू पावर 0 इज 1, तो आपका x dx बचेगा ओनली। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, x को आप इंटीग्रेट करोगे तो x स्क्वायर बाय 2 आएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल प्रूव किया है हमने, 1/d माइनस ए का होल स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स, ठीक है। इसके इक्वल हमने इसको प्रूव किया है, तो यही हमें एक्चुअल में यहाँ पे प्रूव करना था। देखो 1/d माइनस ए का होल स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर ए एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे होती है आपकी कॉर्लरी प्रूफ। तो इस कॉर्लरी में क्या हुआ है, सिर्फ जो प्रीवियस थ्योरम थी हमारी उसका यूज हुआ है। तो आपको देखो रिजल्ट कितने इंपॉर्टेंट है, आपकी एक थ्योरम के रिजल्ट दूसरे थ्योरम में यूज होते हैं, एग्जाम्पल्स में भी यूज होंगे, क्वेश्चंस में भी यूज होंगे, तो सबसे अच्छा है कि आप इन रिजल्ट्स को अच्छे से याद कर लो, ठीक है। नाउ अब देखिए नेक्स्ट कॉर्लरी क्या है, आपको प्रूफ करना है, यहाँ पे शो करना है 1/d माइनस ए रेज टू पावर n इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे d माइनस ए रेज टू पावर n है, तो हम 2-3 एक पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए यहाँ पे प्रूव करवा देते हैं, और फिर nth टर्म के लिए तो आपका वही उसी के बेसिस पे आप जनरली लिख सकते हो। तो हम यूज करते हैं आपका n के प्लेस पे पहले हम 3 पुट करते हैं, ठीक है। 3 पुट क्यों करें वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। तो n के प्लेस पे हम 3 पुट करते हैं, तो 1/d माइनस ए का क्यूब और ई रेज टू पावर ए एक्स, ये हो जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ये मैंने यहाँ पे 4.10 थ्योरम लिखी है क्योंकि इसका आपको यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1/d माइनस ए का होल क्यूब ई रेज टू पावर ए एक्स, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/d माइनस ए का होल क्यूब है तो 1/d माइनस ए इंटू 1/d माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से लिख लिया आपने। और ये क्यों लिखा, क्योंकि अब यहाँ पे हम यूज करेंगे अपना जो प्रीवियस हमने कॉर्लरी पढ़ी थी वो, तो प्रीवियस जो हमारी कॉर्लरी थी उसका रिजल्ट क्या था, 1/d माइनस ए का होल स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 ई रेज टू पावर ए एक्स, ये था हमारा रिजल्ट प्रीवियस कॉर्लरी का। तो हमने यहाँ पे 3 इसीलिए लिया ताकि फिर स्प्लिट होके ये 1 और 2 में, मतलब d माइनस ए रेज टू पावर 1 और d माइनस ए रेज टू पावर 2 में स्प्लिट हो, और जो प्रीवियस कॉर्लरी का रिजल्ट है वो हम यहाँ पे यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर सके। तो 1/d माइनस ए आपका एज इट इज है, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, जो इसका रिजल्ट था एक्स स्क्वायर बाय 2 ई रेज टू पावर ए एक्स
इसमें थोड़ा सा चेंज हम क्या करेंगे, आपको प्रूव करना है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल। तो 2 को आप 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब भी 2 इंटू 1 2, और 2 तो आपका 2 है ही, तो मतलब 2 2 दोनों इक्वल रहेंगे। इसके प्लेस पे आप लिख दोगे क्या, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल ई रेज टू पावर ए एक्स, ये आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है आपको 4.10 थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था आपका 1/d माइनस अल्फा इंटू एक्स। तो इससे अगर हम कंपेयर करें तो 1/d माइनस ए, अल्फा के प्लेस पे ए है, और बाकी जो कैपिटल एक्स की वैल्यू है वो आपकी ये किसके इक्वल है, कैपिटल एक्स के इक्वल। तो वही फॉर्मूला ई रेज टू पावर अल्फा एक्स मतलब ई रेज टू पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, और कैपिटल एक्स की वैल्यू जो ये वैल्यू है वो सारी की सारी आपकी यहाँ पे आ जाएगी इंटू में डी एक्स। ये आपने 4.10 थ्योरम जो है वो यहाँ पे यूज करा है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखो ई रेज टू पावर ए एक्स और ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, दोनों को जब आप पावर ऐड करोगे तो ए एक्स माइनस एक्स 0 और ई रेज टू पावर 0 इज 1, तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 डी एक्स, वही आपका बचा है। एक्स स्क्वायर को जब आपने इंटीग्रेट किया तो आता है एक्स क्यूब बाय 3, और ये जो 2 है आपका वो एज इट इज रहेगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका। ये आपने किसके इक्वल प्रूव किया था, क्या था आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1/d माइनस ए का होल क्यूब ई रेज टू पावर ए एक्स के लिए, ठीक है। तो ये आपने प्रूव किया पार्ट 3 के लिए। ऐसे हम पार्ट 4 के लिए प्रूव करेंगे, और ऐसे ही 5 6 करते करते इसका हम जो जनरली रिजल्ट लिख देंगे। तो देखिए क्या किया था हमने, पार्ट 3 के लिए 1/d माइनस ए के क्यूब के लिए निकाल लिया था, सेम इसी तरीके से d माइनस ए रेज टू पावर 4 के लिए निकालेंगे। तो जनरली जब हम देखेंगे, जब हम इसके nth टाइम ऑपरेट करेंगे यही सेम ऑपरेशंस इस पे, तो क्या होगा आपका, ये जो जैसे यहाँ पे पावर 4 थी तो 4 और 4 फैक्टोरियल आया, एक्स रेज टू पावर 4 एक्स और 4 फैक्टोरियल। इसी तरीके से जब d माइनस ए रेज टू पावर n होगा तो x रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू ए रेज टू पावर ए एक्स, आपका ये रिजल्ट आएगा। और यही आपको अपनी सेकंड क्वाड्रेटिक में प्रूव करना था, ठीक है। तो रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, और प्रूफ्स भी आपको एटलीस्ट 1-2 टाइम करने हैं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थ्योरम। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज टू डिटरमाइन द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ f ऑफ dy इज इक्वल्स टू x वेयर f ऑफ d इज इक्वल्स टू दिस। तो अगर आपका जो फंक्शन ऑफ d है वो इस टाइप से आता है कभी भी, तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो क्या होगा, इसकी वैल्यू जस्ट आपको यहाँ पे याद कर लेनी है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू दिस। ये फॉर्म जस्ट आपको इस थ्योरम में याद करनी है। प्रूफ इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, फिर भी आप ट्राई कर लेना एक बार। प्रूफ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, डाउट लेक्चर में मैं सॉल्व करा दूंगी आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल इन सम स्पेशल केसेस। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको जो रेगुलर वैल्यूज हैं वो नहीं मिलती हैं, कुछ अलग से आपके पास आता है, तो उस टाइम पे आप पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए अगर आपके पास इस टाइप से है कुछ 1/f ऑफ d इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पर्टिकुलर इंटीग्रल की, 1/f ऑफ a ई रेज टू पावर ए एक्स, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपका ये f ऑफ a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी अंडरस्टूड है आपका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाएगा तो वो तो फिर नॉट डिफाइन हो जाता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया, बट इन द केस कि आपकी ये जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे एक हमारे पास है केस ऑफ फेलियर जिसे आप यूज करेंगे। वो फॉर्मूला वहाँ पे गिवन है, इफ f ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, 1/f ऑफ d इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स इज इक्वल्स टू 1/d बाई डी डी एफ ऑफ d इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स। इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे इन द केस ऑफ फेलियर। इनका भी प्रूफ गिवन है, इजी, आप ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के एग्जाम्पल्स। तो उसके लिए आपको ये सारे रिजल्ट्स अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम्पल्स में और एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस में सभी में यूज होने वाले हैं। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। स्टे ट्यून।